हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डायनेमिक्स में चैप्टर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 3 रेक्टिलिनियर मोशन इन रेजिस्टिंग मीडियम। इट मीन्स प्रतिरोधी माध्यम में सरल रेखीय गति, यानी कि हमारी जो गति है वो सरल रेखा में होगी, बट कंडीशन है कि उसके ऊपर प्रतिरोधी माध्यम लग रहा है, यानी कि हवा या फिर पानी। जैसे हम पानी में तैरेंगे तो उसके ऊपर हमें एक पानी का एक दबाव महसूस होगा ना। हम जितनी तेजी से अगर हवा में दौड़ सकते हैं उतना तेजी से हमें पानी में नहीं तैर सकते, बिकॉज वहाँ रेजिस्टेंस ज़्यादा है और हवा में थोड़ा कम है। सिमिलरली एक हवा में दौड़ो और एक बिना हवा में दौड़ो। अब एक सामने से हवा फील हो रही है हमें, ठीक है, जैसे तेज़ हवा चल रही है सामने से, उसमें दौड़ेंगे, या फिर बिल्कुल हवा नहीं चल रही, बिल्कुल हवा बंद है, तब दौड़ेंगे तो उसमें कम वाले में ज़्यादा अच्छे से दौड़ पाएंगे। तो इसका यही रीज़न है कि वहाँ रेजिस्टेंस कम होता है और हवा ज़्यादा में ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है। तो आज हम ऐसे ही मीडियम में गति करेंगे जहाँ पे रेजिस्टेंस लग रहा होगा, और ये रेजिस्टेंस वेलोसिटी से डिपेंड होता है। कैसे? जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी हमें रेजिस्टेंस ज़्यादा फील होगा। इट मीन्स ये वेलोसिटी का एक फंक्शन होता है प्रतिरोध, ठीक है, और जो अपोजिट डायरेक्शन में होता है। अभी हम देखते हैं, तो इसमें दो टाइप से गति होगी। देखो, एक तो मान लो ये प्लेन में, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन के अंडर मोशन होगा, जैसे हम रोड पे दौड़ रहे हैं या रोड पे साइकिल चला रहे हैं, सिमिलरली इस टाइप से। और दूसरी होगी ग्रेविटी के अंडर वर्टिकली, यानी कि वर्टिकली मोशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल पढ़ते हैं। तो हॉरिजॉन्टल मोशन, क्षैतिज गति, हॉरिजॉन्टल मोशन या फिर क्षैतिज गति। तो इसमें क्या होगा, कोई भी पार्टिकल सरल रेखा में गति कर रहा है, किसी पॉइंट पी यहाँ से चलता है और पी पे पहुंचता है, तो यहाँ पे कोई न कोई इसके ऊपर फोर्स लग रहा है, तभी इस साइड जा रहा है वो। इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है एफ, बट साथ में एक रेजिस्टेंस लग रहा है, अपोजिट फोर्स लग रहा है, रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इसके ऊपर किया गया कार्य या फिर बल, लगने वाला बल, अब या फिर तो वो क्या होगा, बल क्या होगा, एम डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। एफ तो हमारे पास इसकी गति के डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से ये गति कर रहा है, बट अपोजिट डायरेक्शन में आर लग रहा है, उसमें से आर फोर्स कम हो जाएगा, वो उसको रोकने की कोशिश कर रहा है, इसलिए नेगेटिव साइन लग गया। तो ये हमारा इसमें गति का समीकरण होता है इन रेजिस्टेंस इन हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके, तो आपको कोई भी पार्ट अभी आगे क्वेश्चन करेंगे तो उसमें आपको बेटर समझ में आ जाएगा। अब इसके बाद एक डेफिनेशन है, टर्मिनल वेलोसिटी। क्या? टर्मिनल वेलोसिटी, यानी कि जब कोई पिंड गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन गति करता है, जब कोई पिंड गुरुत्वाकर्षण के अधीन किसी माध्यम में गति करता है, माध्यम यानी रेजिस्टेंस मीडियम होना जरूरी है, तो एक वो निश्चित वेलोसिटी प्राप्त करने के बाद कांस्टेंट वेलोसिटी पे आ जाता है, यानी कि उसने एक फिक्स वेलोसिटी प्राप्त कर ली, मान लो 50 किलोमीटर पर आवर, और वो 50 किलोमीटर पर आवर के बाद आगे स्पीड बढ़ना बंद हो जाती है, वो कांस्टेंट वेलोसिटी से गिरता रहता है। तो यह जो कांस्टेंट वेलोसिटी है इसको हमें टर्मिनल वेलोसिटी और अंतिम वेग कहते हैं। टर्मिनल वेलोसिटी और अंतिम वेग। समझ में आया क्या? कि जब कोई पार्टिकल गुरुत्वाकर्षण के अधीन किसी माध्यम में, ध्यान रखना माध्यम जरूरी है, अगर माध्यम नहीं होगा तो वो स्पीड बढ़ती ही जाएगी, बढ़ती ही जाएगी। अगर कोई माध्यम है तो उसको रोकने की कोशिश करेगा। तो इसलिए कोई भी पार्टिकल जब गुरुत्वाकर्षण के अधीन किसी माध्यम में गति करता है तो वह एक निश्चित वेलोसिटी के बाद कांस्टेंट वेलोसिटी
रखता है, तो इस कांस्टेंट वेलोसिटी को हम क्या बोलेंगे, टर्मिनल वेलोसिटी बोलेंगे। ठीक है, तो अब देखो इसका एक हम फॉर्मूला निकाल भी सकते हैं। देखो कैसे, कि कोई भी पार्टिकल m द्रव्यमान का पार्टिकल गुरुत्वाकर्षण g के अधीन मोशन करता है, और जिसके ऊपर प्रतिरोध R के प्रतिरोध दे रखा है, R इज इक्वल टू के एम वी की पावर n। तो हम गति का समीकरण लिखेंगे क्या, बल द्रव्यमान गुणा त्वरण इज इक्वल टू उसके ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, तो वो क्या होता है एम जी, और उसके ऊपर प्रतिरोध लग रहा है के एम वी की पावर n। समझ में आ रहा है, यहां से हम हमको इसको काट देंगे। ठीक है, अब देखो एक बात नोट करो कि जब उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी उसको हम क्या बोलेंगे, टर्मिनल वेलोसिटी बोलेंगे। अब हम टर्मिनल वेलोसिटी निकाल रहे हैं, कोई गुरुत्वाकर्षण के अधीन कोई पार्टिकल गति कर रहा है और उसके ऊपर प्रतिरोध ये लग रहा है, तो उसकी टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगी। तो हम मान लेते हैं उसकी टर्मिनल वेलोसिटी कैपिटल वी है। लेट टर्मिनल वेलोसिटी इज कैपिटल वी। अब देखो टर्मिनल वेलोसिटी कैपिटल वी है, टर्मिनल वेलोसिटी का मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगा तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, वेलोसिटी कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dv बाई डी टी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। दिस इज इक्वल टू त्वरण f, यानी कि टर्मिनल वेलोसिटी त्वरण 0 होने के बाद आता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे त्वरण ये रहा अपना, तो इसको 0 पुट कर देंगे ना, तो हमारे पास जो v है वो कैपिटल V बन जाएगा, यानी कि टर्मिनल वेलोसिटी बन जाएगा, यानी कि g माइनस के वी की पावर n इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो v है वो क्या है हमारे पास, टर्मिनल वेलोसिटी है। तो ये कैसे निकलेगा, v इज इक्वल टू जी बाई के की पावर 1 बाय n। तो ये हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी आ गई जब कोई पार्टिकल गुरुत्वाकर्षण के अधीन ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है और उसके ऊपर प्रतिरोध इस फलन के हिसाब से लगता है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना कि जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध वो वेलोसिटी का कोई फंक्शन होता है, बस इतना आपको ध्यान में रखना। ओके, अब इसके ऊपर हम एक एग्जांपल लेके देखते हैं इसको कैसे टैकल करने हैं। देखो एक कण के वी क्यूब मंदन उत्पन्न करने वाले प्रतिरोधी बल के अधीन एक सरल रेखा में चलता है, यानी ए पार्टिकल इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन अंडर द रेजिस्टेंसिंग फोर्स विच प्रोड्यूस रेट्रोडक्शन इक्वल टू के वी क्यूब, यानी कि उसके अंदर मंदन उत्पन्न करता है। मंदन होता है त्वरण में गिरावट, यानी कि डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, त्वरण हमें नेगेटिव के वी क्यूब गिवन है। ठीक है, मंदन ये होता है, नेगेटिव लगेगा और इसमें कोई आगे फलन होगा। नेगेटिव इसलिए लगता है क्योंकि मंदन है, गिरावट त्वरण में कमी आ रही है। ओके, फिर बोल रहा है ये यदि कण प्रारंभिक वेग u तथा समय t पश्चात वह स्मॉल v वेग v हो जाता है तो उसके द्वारा चलित दूरी x हो, तो सिद्ध कीजिए कि पहली बात कि v इज इक्वल टू u अपॉन 1 प्लस के यू एक्स होगा, और दूसरी बात हमें प्रूव करनी है t बराबर
u अपॉन ए, सॉरी x अपॉन u, x अपॉन u प्लस 1/2 के एक्स स्क्वायर, 1/2 के एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हमें सोल्व करना है। तो सबसे पहले देखो हमें क्या गिवन है कि उसमें उस पार्टिकल के ऊपर मंदन उत्पन्न हो रहा है इतना, और हमें निकालना है कि वेलोसिटी जो है वो इस फॉर्मूले से निकलेगी। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, v dv बाय dx। तो x को इस साइड ले जाओ, v को इस साइड ले आओ, यानी कि एक v से v काट सकते हो पावर को, है ना। तो मैंने काट दिया तो इधर लिया 1 अपॉन वी स्क्वायर dv इज इक्वल टू माइनस के dx। इसका इंटीग्रेशन करोगे -1 अपॉन वी आता है, और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस के एक्स प्लस कॉन्स्टेंट c। नेगेटिव को आप c के अंदर इंक्लूड कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ओके, अब देखो क्या बोल रहा है कि हम जब प्रारंभिक चलना स्टार्ट करते हैं तो u वेलोसिटी से चलना स्टार्ट करते हैं। कब, जब t बराबर 0 तथा x बराबर 0 तब। कब हमने t वेलोसिटी u वेलोसिटी से चलना स्टार्ट किया। तो यहाँ पे वैल्यू रख दो इसकी, क्या, x बराबर u, यहाँ पे क्या रखेंगे वेलोसिटी, x बराबर v बराबर u और x बराबर 0 प्लस c। तो c की वैल्यू क्या आ गई, 1/u आ गई, जो यहाँ पे पुट कर दो। तो यहाँ पे पुट करोगे तो अपने पास इक्वेशन बन गई 1 अपॉन वी इज इक्वल टू के एक्स प्लस 1 अपॉन यू। अब इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो के यू एक्स प्लस 1 बाई यू। इसका रेसिप्रोकल कर दो, v बराबर u अपॉन के यू एक्स प्लस 1। ठीक है ना। तो ये हमारे पास आ चुका है जो हमें फाइंड आउट करना था। वो देखो पहला ए, यही फाइंड आउट करना था ना। ओके, अब देखो हम बी प्रूव करते हैं। बी कैसे प्रूव करोगे, हमें क्या चाहिए, टी और एक्स चाहिए। तो वी को हम क्या लिख सकते हैं, डी एक्स बाई डी टी लिख सकते हैं, और आगे क्या है, यू अपॉन के यू एक्स प्लस 1। अब एक्स की टर्म डी एक्स के पास ले आओ, डी टी को इस साइड ले जाओ, तो इस साइड ले आए के यू एक्स प्लस 1 डी एक्स इज इक्वल टू डी टी यू, ऐसे आ गया। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो दोनों तरफ। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, के यू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 1 का हो गया एक्स इज इक्वल टू यू टी प्लस c1। अब इस c1 की वैल्यू निकालेंगे। अब देखो हमने जब चलना स्टार्ट किया तब t बराबर 0 पे x बराबर 0 था, और वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी u थी। तो इसलिए x और t की वैल्यू 0 0 पुट करोगे तो c की वैल्यू आ जाएगी 0। तो ये हटाओ यहाँ से। अब इसे t की फॉर्म में लिख दो इसको, तो u को आप डिवाइड कर दो, तो t इज इक्वल टू एक्स बाई यू प्लस यहाँ से u कट जाएगा, तो 1/2 के एक्स स्क्वायर जो हमें फाइंड आउट करना था। ये देखो, तो ऐसे इन क्वेश्चंस को टैकल करना है। ठीक है, कोई भी पार्टिकल गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति कर रहा है, या फिर ऐसे इधर जा रहा है इधर जा रहा है, तो आज के लेक्चर में इतना ही करवाएंगे, और आपको इसके ऊपर प्रैक्टिस करना। इसमें काफ़ी सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, और अगली क्लास में मैं दोनों टाइप के क्वेश्चन करवाऊंगा। एक ग्रेविटी के अंडर मोशन यानी कि वर्टिकली, और ये था हमारा हॉरिजेंटली। हम हॉरिजेंटल में गति कर रहे हैं, ये सब हॉरिजेंटल में गति कर रहे थे। अगर वर्टिकली करेंगे तो इसके अंदर गुरुत्वाकर्षण जो है वो जी काम जरूर करेगा, तो इसलिए उसको हम ध्यान में रखेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में दोनों में मैं कंपैरिजन करके बताऊंगा कि हॉरिजेंटल और वर्टिकली में डिफरेंस क्या है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।